इसके घटक, अल्पकालीन संतुलन, उत्पादन और न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। किसी में 4 में बटा हुआ है, निवेश गुणक व उसकी प्रक्रिया उसको अलग से कर देता है, और किसी में 3 में है, किसी में 4 में, सीबी सचदेवा में 1 में ही है, सब में अलग अलग होता है। तो बेसिक तो हम इसका पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि भाई ग्रेट डिप्रेशन क्या था, क्या हुआ विश्व की महामंदी में। अब हम जो चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ये करने वाले हैं समग्र मांग व इसके घटक। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि भाई समग्र मांग क्या होती है, ठीक है, और इसके घटक क्या क्या होते हैं। समग्र मांग व इसके घटक बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि जब अभी समझ में आएगा, यहाँ से समझते हुए चलोगे तो आगे आपको जो है कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी जो है नहीं आने वाली है आपको। भले आपको जो मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो तो इंट्रो की क्लास थी, भले ही आपको वो समझ में आया हो या ना आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो मैंने बस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है उस पर भी। ग्रेड 1 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, किन्स की बुक का नाम बताओ, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये सब पूछ, ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, कब हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो बच्चों को पता नहीं होता कि क्या है, तो वो तो आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बट अगर आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आज। हाँ जी सर, उसको ब्लैक डे भी बोलते हैं ना, आपने बताया था वीडियो में। क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक शेयर थर्सडे। मार्केट बताया। हाँ ब्लैक। ब्लैक थर्सडे। हाँ देखिए, बात करते हैं कि भाई जो है ना समग्र मांग जो है ये क्या होती है, ये हम जरा सबसे पहले बात करते हैं कि किस चीज़ को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हमने जो है इसको शॉर्ट इंग्लिश में एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, तो शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, एडी, ठीक है। तो अब हम समग्र मांग को एडी लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड। देखो हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मांग को पढ़ा था कि भाई मांग जो होती है ना, मांग जो है किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत और विशेष समय अवधि पे उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो थी व्यष्टि में हमने पढ़ा था, और व्यष्टि में बात चलती है एक उपभोक्ता की। अब हम पढ़ रहे हैं समष्टि, और समष्टि जो बात करता है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो अब हमें पढ़ना है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड के रिगार्डिंग पढ़ना है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग डिमांड कर रहे हैं वस्तु और सेवा को खरीदने की, उसकी हमें बात करनी है। तो पहले हम जो है थोड़ी किताबी लैंग्वेज की बात करते हैं कि समग्र मांग क्या होती है, फिर हम जो है अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि समग्र मांग का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखिए ये डेफिनेशन में क्या कहता है कि भाई समग्र मांग जो है ना उस व्यय का कुल जोड़ है। समग्र मांग जो है उस व्यय का कुल जोड़ है। कौन से व्यय का कुल जोड़ है? उस व्यय का कुल जोड़ है जो लोग आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, जो लोग आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, विभिन्न स्तर के अनुरूप, आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप का क्या मतलब होता है? आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप का ये मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे उसको कहते हैं आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप। जैसे अगर आपको मांग की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, तो मांग की डेफिनेशन होती थी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर। तो वो जो विभिन्न मतलब अलग अलग लेवल की इनकम पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, 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 आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर, सेवाओं की खरीद पर खर्च करने की योजना
खर्च करने की योजना बनाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है समग्र मांग को समझने के लिए। देखिए क्या बोला उसने, समग्र मांग क्या है, कह रहा है भाई समग्र मांग जो है ना, सबसे पहली बात तो बेटा जो जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है समग्र मांग जो है उस व्यय का कुल जोड़ है, उस व्यय का कुल जोड़ है। किस व्यय का कुल जोड़ है? जो लोग आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, क्या बोला, जो लोग आय के विभिन्न स्तर, आय के विभिन्न स्तर का मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, एक लेखा वर्ष मतलब एक साल के अंदर अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 5 वर्ड को अंडरलाइन किया है बेटा, ठीक है। एक तो मैंने किया है उस व्यय का कुल जोड़ है, दूसरा आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, और तीसरा एक लेखा वर्ष। तो एक एक वर्ड को जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात हम बात करते हैं कि एक लेखा वर्ष जो है वो क्या होता है। तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो महीना होता है उसको भैया एक लेखा वर्ष कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है वो है, दूसरा जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है वो है उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अंतिम वस्तु कह सकते हो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तु व सेवा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो अर्थव्यवस्था के अंदर बिल्कुल तैयार है, रेडी फॉर यूज़ है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मैंने वर्ड यूज अंडरलाइन किया है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है आय के विभिन्न स्तर, आय के विभिन्न स्तर को मैंने अंडरलाइन किया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए एक अलग अलग इनकम पे, तो मान लीजिए एक बारी उपभोक्ता की आय 1000 रुपये है, एक बारी उपभोक्ता की आय 2000 रुपये है, एक बारी उपभोक्ता की आय 3000 रुपये है। तो जब 1000 रुपये की इनकम थी तो वो कितनी डिमांड कर रहा था, जब 2000 रुपये की इनकम थी तो वो कितनी डिमांड कर रहा था, जब 3000 रुपये की इनकम थी तो वो कितनी डिमांड कर रहा था। इसको कहते हैं आय का विभिन्न स्तर। और उसने क्या बोला, और उसने बोला 3 वर्ड तो मैंने समझ लिए, और उसने बोला कि उस व्यय का कुल जोड़ है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे उसने क्या बोला, उस व्यय का कुल जोड़ है, उसने व्यय बोला है। व्यय वर्ड क्यों यूज़ करा है इसने? व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्चा। तो मेरे भाई हम डिमांड का मतलब क्या होता है भाई? जब तक मैं कुछ खर्ची नहीं करूँगा, जब तक मैं कुछ खर्ची नहीं करूँगा तब तक मैं कुछ कैसे खरीद लूँगा? तो मतलब खर्चा और डिमांड एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जब तक खर्ची नहीं करूँगा तो कोई चीज़ आएगी कैसे मेरे पास। तो आपको एक चीज़ क्या, इसका मतलब क्या है? उस का कुल जोड़ है, इसका मतलब है खर्च करना। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, पैसे खर्च करना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी उसने? योजना बनाना। योजना बनाना का मतलब क्या होता है? योजना बनाने का मतलब होता है बेटा कि ये जो है ना प्लान है, प्लान कह सकते हो, या प्लान कह सकते हो, या एक्सपेक्टेड कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम जिस डिमांड की बात कर रहे हैं, वो जो डिमांड है ना, वो जो है एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल डिमांड की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं? वो एक्चुअल डिमांड नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लान, एक्सपेक्टेड डिमांड की हम बात करेंगे। एक्चुअल तो कुछ भी हो सकती है, एक्चुअल उससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल उससे कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इन 5 वर्ड को जोड़ दीजिए। इन 5 वर्ड, सर पर जब खर्च करेंगे तभी तो आएगा। नहीं, अभी 1 मिनट रुकिए ज़रा। पहले हम इन 5 वर्ड को जोड़ते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। वो कह रहा है कि भाई एक साल के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं, एक साल के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी आय है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम जो है, आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप जो लोग
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पे, अंतिम वस्तु व सेवा, अंतिम वस्तु व सेवा को खरीदने के लिए जो योजना बना रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए हैं मुझे इतनी खरीदनी है। जैसे कि जो योजना बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और उस अर्थव्यवस्था के अंदर 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की अंतिम वस्तु व सेवा बनी हुई है, लेकिन लोग क्या योजना बना रहे हैं, लोग योजना बना रहे हैं कि हमें कितनी खरीदनी है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें खरीदनी है इन 2 लाख रुपए की वस्तु अर्थव्यवस्था में बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन लोग कितना प्लान कर रहे हैं कि हम अभी हम बात करेंगे कौन कौन लोग वस्तु खरीदते हैं, लेकिन लोग प्लान कर रहे हैं कि हम जो है 1 लाख रुपए तक वस्तु और सेवा को खरीदेंगे। तो समग्र मांग क्या है, समग्र मांग जो है 1 साल के अंदर अंदर लोगों की जितनी भी इनकम होती है उस इनकम का कितना पोर्शन वो अंतिम वस्तु और सेवा पे खर्च करने के लिए तैयार हैं, कितना वो प्लान कर रहे हैं, उसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि मान लीजिए ये जो लोग हैं इनकी इनकम 3 लाख रुपए टोटल, और उसमें से ये 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं कि हम 1 लाख रुपए के कंजम्पशन करेंगे वस्तु और सेवा पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है, पहली बात 2 चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। पहली बात तो ये कि जो समग्र मांग होती है ना, समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, वो जो है बराबर होती है समग्र व्यय के, इसको कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मांग की बात कर लीजिए या व्यय की बात कर लीजिए, दोनों जो हैं सेम ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब तक मैं कुछ खर्च ही नहीं करूँगा, जब तक मैं कुछ खरीद ही नहीं पाऊँगा, मांग और व्यय ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, AD इज इक्वल टू A ही होता है। और हम जो डिमांड की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो प्लान है, एक्सपेक्टेड है, वो प्लान है, एक्सपेक्टेड है कि लोग जो हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए हैं उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, कितना प्लान कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल नहीं है, प्लान वाली है। तो 1 साल के अंदर अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे लोग जितनी भी इनकम को खर्च करते हैं वो जो है क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड जो है कहलाता है। एग्रीगेट डिमांड या जैसे कि मैंने बोला कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 2 लाख रुपए की वस्तु और सेवा जो है बनी हुई है, प्रोड्यूस हुई है, मतलब उत्पादकों ने 2 लाख, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं वो 2 लाख करे हैं, ठीक है। तो अब जो अभी हम बात करेंगे कौन लोग हैं, कौन लोग इन वस्तुओं को खरीदते हैं। इन टोटल सभी लोगों की इनकम मान लीजिए 3 लाख रुपए है। अब वो कह रहे हैं लोग कि हमारे पास ये जो 3 लाख रुपए है ना, इस 3 लाख रुपए में से लोगों की इनकम का होता है, जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी आय होती है, या तो उपभोग हो जाती है, ठीक है, लोग उसको खर्च करते हैं, ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। तो लोगों की मैंने मान लिया 3 लाख रुपए इनकम है, टोटल लोगों की इनकम कितनी है, 3 लाख। तो लोग ये कह रहे हैं कि हम उस 3 लाख की इनकम में से 1 लाख उपभोग कर लेंगे और 2 लाख की बचत कर लेंगे। तो जितना पैसा लोग अपनी इनकम का, जितना पैसा लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं वस्तु और सेवा पर, वो जो है एग्रीगेट डिमांड होती है। ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है, ये बेटा दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है, इसको हम जो स्टडी कर सकते हैं ना, वो 2 उस पे कर सकते हैं। एक तो होता है कीमत के कंपैरिजन में, और एक होता है आय के कंपैरिजन में। मतलब जब कीमत बढ़ती है तो समग्र मांग पे क्या असर पड़ता है, जब कीमत घटती है तो समग्र मांग पे क्या असर पड़ता है। तो मैं समग्र मांग का जो अध्ययन है ना,
वो मैं दो उस पे कर सकता हूँ, एक तो कीमत के कंपैरिजन में, एक इनकम के कंपैरिजन में। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने VSC में भी पढ़ा है कि कीमत बढ़ने पे मांग घटती है। तो सिंपल सी बात है, जब कीमत बढ़ेगी तो समग्र मांग क्या होगी, समग्र मांग घटेगी। और जब कीमत घटती है तो समग्र मांग क्या होती है, तो समग्र मांग जो है वो बढ़ जाती है। कीमत का और समग्र मांग का इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि बेटा समग्र कोई अलग चीज़ नहीं है। समग्र का मतलब बस क्या है, बात कीमत और मांग की ही चल रही है। समग्र का मतलब क्या है, टोटल अर्थव्यवस्था की डिमांड, ठीक है। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है, इसके बीच में भाई विपरीत रिलेशन है। जैसा हमने मांग का नियम जो कहता है कि कीमत बढ़ने पे मांग घटती है, कीमत घटने पे मांग बढ़ती है, तो विपरीत रिलेशन है। लेकिन इनकम की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लगती है। अब वो चाहे एक बंदे की बात करें या पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, वो पूरी अर्थव्यवस्था पे भी यही रूल लागू होगा। और जैसे जैसे घटती है तो मांग जो है वो क्या हो जाती है, मांग जो है वो घटने लगती है। और इस उपभोक्ता की आय के साथ कैसा रिलेशन होता है, आय के साथ जो है मांग का डायरेक्ट रिलेशन होता है और कीमत के साथ उल्टा होता है। तो आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, हमारे को ये नहीं पढ़ना बेटा, हमारे को ये नहीं पढ़ना, हमारे को क्या पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस के अंदर है, हमें ये पढ़ना है। यहाँ पे हम कीमत और मांग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे उपभोक्ता की आय, लोगों की इनकम और उसका इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से और इनकम घटने की वजह से समग्र मांग पे क्या असर पड़ रहा है उसका, हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे। नॉट इन सिलेबस, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, ये नहीं पढ़ना हमें। कीमत की यहाँ पे कोई भी बात नहीं होगी। जैसे हम VST में पढ़ते थे, तालिका बनाते थे, कीमत लिखते थे, मांग लिखते थे, कीमत लिख देते थे 1 2 3 4 और मांग लिख देते थे 10 9 8 7 ऐसे। तो कीमत और मांग के बारे में बात चलती थी। लेकिन अब हम कीमत और मांग नहीं पढ़ना, हमें इनकम और डिमांड के बारे में बात करना है। कौन सी, समग्र। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर शॉर्ट में अगर हम बात करें तो समग्र मांग क्या है, समग्र मांग का मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो समग्र मांग है। कौन लोग हैं जो वस्तु और सेवा को खरीदते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है बेटा, कौन लोग हैं जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तु बनी हुई है उसको खरीदते हैं। ये लोग कौन है, मैंने वहाँ ऊपर लोग वर्ड यूज़ किया है ना, तो ये लोग कौन है, कौन खरीदते हैं वस्तु को, तो इसको आप लोग भी कह सकते हो और इसको आप जो है इसको आप जो है समग्र मांग के घटक भी कह सकते हो। बेसिकली इसको समग्र मांग के घटक ही कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई हम कह रहे हैं एक साल के अंदर अंदर एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोगों ने उन्होंने जितनी भी डिमांड करी है वो समग्र मांग है। तो कौन लोग कर रहे हैं डिमांड, वो ज़रा समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन खरीदता है, जो वस्तु और सेवा होती है सबसे पहले जो है कौन खरीदता है, सबसे पहले तो भाई हम लोग खरीदते हैं उस वस्तु और सेवा को। सबसे पहले कौन खरीदेगा, सबसे पहले हम लोग खरीदते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिवार क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं परिवार क्षेत्र। भाई सबसे पहले तो हम खरीदते हैं, आपकी बुक में इसको परिवार क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है और आपकी बुक में इसको ग्रस्त क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है। भाई सबसे पहले हम लोग खरीदते हैं अपना डेली लाइफ को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती है वस्तु सेवा का रोज़ कंजम्पशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग खरीदते हैं। और कौन कौन खरीदता है, वस्तु और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात चल रही है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पे मैंने जो वस्तु और सेवा जो लिखी हुई है, कौन सी लिखी मैंने, अंतिम मध्यवर्ती की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब परिवार क्षेत्र जो वस्तु और सेवा को खरीदता है तो उसको बेटा यहाँ पे किससे डिनोट किया जाता है, किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, सी से। किससे डिनोट किया जाता है, सी से इसको जो है यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, परिवार क्षेत्र फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितने भी पैसे खर्च करेगा या जितनी भी वो डिमांड करेगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे। ये वो वाला सी नहीं है तुम्हारे वाला, ये इकोनॉमिक्स वाला है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहीं अपने वाले पे आ जाओ। दूसरा कौन है जी? दूसरा जो है वो है निजी क्षेत्र। कौन होते हैं निजी क्षेत्र? का मतलब होता है, हमने बेटा पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो उत्पादक होते हैं वो भी वस्तुओं को यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो उत्पादक वस्तुएं जो होती हैं ना, उत्पादक वस्तुएं वो दो तरीके की होती हैं। वो बेटा मध्यवर्ती को भी यूज़ करते हैं और वो बेटा पूंजीगत को भी यूज़ करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। और जो पूंजीगत होती है बेटा वो अंतिम वस्तु होती है। ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था, अगर कुछ दिमाग की बत्ती अगर कुछ जली हुई हो याद हो। अब चलो ठीक है, मतलब उत्पादक भी अंतिम वस्तु को यूज़ करता है, उत्पादक अंतिम को भी यूज़ करता है, उत्पादक मध्यवर्ती को भी यूज़ करता है। और जो उत्पादक होते हैं ये बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं निजी प्राइवेट वाले और एक होते हैं सरकारी। ठीक है, तो भाई कौन से उत्पादक की मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? निजी क्षेत्र वाले उत्पादक। भाई निजी क्षेत्र वाले जो उत्पादक होते हैं वो भी मशीन वगैरह खरीदते हैं, वो भी फाइनल गुड। पूंजीगत में क्या आता है बेटा? मशीन वगैरह, तो वो भी खरीदते हैं। तो मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तु है वो निजी वाला भी खरीद रहा है। अंतिम वस्तु की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं आई से। ये भी वस्तु खरीद रहा है। अब बात करते हैं तीसरा, और कौन खरीदता है? जो वस्तु बनी हुई है? और खरीदता है सरकारी क्षेत्र। कौन खरीदता है? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र कैसे खरीदता है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। सरकार जो है वो बेटा उपभोग भी करती है, ठीक है, और सरकार जो है वो निवेश भी करती है। सरकार दोनों चीज़ें करती है। उपभोग की अगर हम बात करें तो जैसे बेटा सरकारी स्कूल हैं उसमें मिड डे मील मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सुबह दोपहर शाम खाना मिलता है। तो वो कहाँ से आ रहा है? सरकार पहले कहीं सरकार ने, जैसे हम खरीदते हैं भाई, जैसे स्कूलों में रोज़ चावल पूड़ी ये छोले राजमा ये सब तो मिलता है ना स्कूलों के अंदर मिड डे मील के अंदर। तो सरकार ने भी तो कहीं से ख़रीदा होगा ना, फिर कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये बनता होगा खाना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा जी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या जितने भी सरकारी पुलिस ऑफिसर होते हैं, सैनिक वगैरह होते हैं, उनको बेटा ड्रेसेस वर्दियाँ वगैरह खाना पीना ये सब मिलता है। तो सरकार बेटा उपभोग भी करती है। उपभोग पे भी मतलब वो भी वस्तु खरीद रही है। जैसे हम खरीदते हैं रोज़ दाल चीनी चावल, वो भी खरीदती है। और सरकार निवेश भी करती है। निवेश कैसे करती है? सरकारी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं बेटा। भाई जैसे निजी क्षेत्र अपने उद्योग खोलते हैं, ऐसी सरकारी वाले भी अपने उद्योग खोलते हैं। इनफैक्ट सरकार जो है सड़क पुल बांध ये भी बनवाती है। तो टोटल यहाँ भी पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ भी पैसा खर्च हो रहा है। जो उपभोग पे खर्च होता है उसे सरकारी उपभोग व्यय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो उपभोग पे पैसा खर्च होता है उसको कहते हैं बेटा सरकारी उपभोग व्यय। और जो निवेश पे पैसा खर्च होता है उसको क्या कहते हैं? सरकारी निवेश व्यय। जो निवेश पे खर्च होता है वो ये कहलाता है। और टोटल जो सरकार ने खर्चा किया, इन दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा? इन दोनों का जोड़ कहलाएगा सरकारी व्यय। टोटल जो सरकार ने पैसे खर्च करे। तो भाई सरकार भी वस्तु खरीदती है, हम भी खरीदते हैं, निजी वाला भी खरीदता है और सरकार भी खरीदती है। तो सरकार को इस चैप्टर के अंदर किससे डिनोट किया जाता है? सरकार को इस चैप्टर के अंदर जी से डिनोट किया जाता है बेटा। जी से, जी बोले तो गवर्नमेंट। और अगला कौन है? अगला कौन है जो करता है? इसको कहते हैं क्या कहते हैं? इसको आप बाहरी क्षेत्र भी लिख सकते हो, हाँ विदेशी क्षेत्र भी लिख सकते हो या बाहरी क्षेत्र भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपके बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है, विदेशी क्षेत्र या आपको बाहरी क्षेत्र भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये निकलता है इस तरीके से, निर्यात माइनस आयात। ये इस तरीके से निकलता है। ठीक है, निर्यात का मतलब क्या होता है? मतलब जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तु बनी हुई है उसे दूसरे देश के लोग भी तो खरीदते हैं। हम तो खरीद ही रहे हैं अपने देश के अंदर रह के, और हमारी वस्तुएं दूसरे देशों के लोग भी खरीदते हैं। लेकिन यार ऐसे तो हम भी तो दूसरे देशों की लोगों की वस्तु खरीदते हैं। तो इसीलिए निर्यात का मतलब क्या होता है? हमने दूसरे देशों को कितना बेचा। आयात का मतलब क्या होता है? हमने दूसरे देशों से कितना खरीदा।
भाई मान लीजिए मैंने दूसरे देशों को 2 लाख का माल बेचा और 1 लाख का खरीदा, ठीक है, तो नेट की अगर मैं बात करूं 1 लाख का मैंने माल बेचा है दूसरे देशों को, मतलब दूसरे देशों ने नेट हमारी 1 लाख रुपए की वस्तु जो है वो तो कंज्यूम करी ही करी है। तो ये बंदे हैं बेटा 4, बेसिकली ये वो 4 सेक्टर्स हैं जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं ये लोग डिमांड करते हैं। इसको बेटा किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, एक्स माइनस एम। निर्यात को किससे करते हैं, एक्स से, आयात को किससे करते हैं, एम से। मतलब बेटा ये जो एग्रीगेट डिमांड जो है इसके जो घटक हैं वो क्या हैं, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम, ये जो हैं इसके घटक हैं। ये वो बंदे हैं जो 1 साल के अंदर अंदर अर्थव्यवस्था में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हुई हैं उन पे पैसा खर्च करने की योजना बनाते हैं या प्लान करते हैं। चलिए जी ठीक है, अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। हमें जो है ना बेटा, मैंने आपको ये बताया था अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है, ठीक है जी। और ये जो है 2 तरीके की होती है, एक होती है बंद और एक होती है खुली। ये 2 तरीके की होती है अगर आपको कुछ याद हो तो। किस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं और किस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसके रिगार्डिंग ज़रा हम पहले बात करते हैं। और खुली से इसके करते हैं। देखो बंद बता चुका हूँ आपको, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करती, जबकि खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करती है। तभी तो उसका नाम जो है खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर आपको, अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे, ये वही 4 सेक्टर हैं जो मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाए थे आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ाते समय, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की, तो ये तो मैंने आपको बता दिया बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करती। तो इसके अंदर क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था के अंदर, इसके अंदर जो है, जो ऊपर हमने अभी 4 सेक्टर पढ़े हैं, परिवार क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और ये फलाना क्षेत्र, ढिमकाना क्षेत्र, ये जो हमने पढ़ा है इसको हम जो है यहाँ पे बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसके अंदर 2 सेक्टर का मॉडल, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर 3 सेक्टर का मॉडल। और जबकि जब अब खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 4 सेक्टर का मॉडल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है जी, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये क्या होता है। 2 सेक्टर का मतलब होता है कि हम केवल उपभोक्ता, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उपभोक्ता और जो है केवल निजी वाले उत्पादक की बात कर रहे हैं। 3 सेक्टर की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है सरकार और जुड़ जाती है, तो ये दो तो रहेंगे भाई। 2 सेक्टर का मतलब क्षेत्र की बात चलेगी, केवल 2 क्षेत्र की, कौन कौन, उपभोक्ता, जिसको परिवार भी कह सकते हो, गृहस्थ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। एक तो इसकी बात चलेगी, और दूसरी किसकी बात चलेगी, निजी वाले की, केवल इन दोनों की बात चलेगी। तीसरे की अगर बात करें 3 सेक्टर के मॉडल के, तो उसका नाम से ही पता चल रहा है 3 सेक्टर का मतलब, इसके बाद 3 लोगों की बात चलेगी। यहाँ पे जो है उपभोक्ता और निजी वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, सरकारी जो है वो और जुड़ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे जो है बाहरी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र जो है ये और जुड़ जाता है। अच्छा जी ठीक है, तो ये हम बकवास क्यों पढ़ रहे हैं जी, ये बकवास हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे को पढ़ना क्या है, पहले ये समझिए। हमारे को अभी जो है ये नहीं पढ़ना बेटा, 4 सेक्टर खुली अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग मुझे नहीं पढ़ना अभी।
और बंद के अंदर भी दो हैं, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। तो ये नहीं पढ़ना मेरे को अभी, मुझे केवल मेरे जो सिलेबस के अंदर है मुझे केवल ये पढ़ना है अभी, ये कि एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जो 2 सेक्टर का मॉडल जिसमें केवल परिवार क्षेत्र और निजी उत्पादक वाला होगा, ये दोनों जो हैं जितनी डिमांड करेंगे वो है। तो अभी मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के घटक बताए, सी प्लस आई, सी जो परिवार क्षेत्र डिमांड कर रहा है, आई जो निजी उत्पादक वाला डिमांड कर रहा है, जी जो सरकार डिमांड कर रही है, और बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, एक्स माइनस एम, ये कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए। अगर बेटा वो आपसे ये पूछता है कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए, बहुत बारी आता है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, तब तो आपको सारे लिखने हैं कि जी परिवार क्षेत्र डिमांड करता है, निजी उत्पादक डिमांड करते हैं, सरकार डिमांड करती है, विदेशी क्षेत्र डिमांड करते हैं, तब तो आपको सारे लिखने हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए, लेकिन हमें जो यहाँ पे डीप से बात जो करनी है वो करनी है बेटा, हमें यहाँ पे अभी जो है, अभी हम छोटे हैं तो अभी हम जो है ये नहीं पढ़ना, अभी हमें जो डीप से डिस्कशन करना है वो बात करना है केवल सी प्लस आई पे। किस पे बात करनी है, केवल सी प्लस आई पे बात करनी है, क्योंकि मैंने बोला हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का 2 सेक्टर का मॉडल जिसमें केवल परिवार क्षेत्र है और निजी उत्पादक है, सरकार नहीं है और बाहरी क्षेत्र नहीं है। जब हम ग्रेजुएशन में आ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे तो फिर उसमें जो है सरकारी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र जो है ये जुड़ जाएगा ग्रेजुएशन में। लेकिन अभी हमें क्या अगर बेटा बार बार कह रहा हूँ, अगर वो बोले समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए, तब तो सारे लिखने हैं, तब ये जी भी लिखना है और ये भी लिखना है, कहीं ये ना लिख के आओ केवल लिखो सी और आई, तब तो सारे लिखने हैं। लेकिन हमें जो डीप से बात करनी है वो बात करनी है इस पे कि एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जो समग्र मांग होती है 2 सेक्टर के मॉडल में, वो सी और आई का जोड़ होती है। बस इतनी बात हमें जो है समझनी है। ये सी क्या है बेटा, ये सी है परिवार क्षेत्र हम लोग जो डिमांड करते हैं वो है, और ये आई क्या है, ये आई क्या है, ये आई है जो निजी वाला जो उत्पादक है, निजी उत्पादक जो है कितनी वस्तु और सेवा की डिमांड करता है, ये वो है। यहाँ पे सरकार की बात नहीं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। अच्छा ठीक है, इतनी बात बकवास हमको समझ में आ चुकी है। एडी जो है मैंने आपको बोला हम इसको 2 में पढ़ सकते हैं, हम इसको कीमत के कंपैरिजन में भी पढ़ सकते हैं, और हम इसको जो है कीमत के कंपैरिजन में भी पढ़ सकते हैं, और हम इसको जो है आय के कंपैरिजन में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने बोला हमें यहाँ पे कीमत के रिगार्डिंग नहीं पढ़ना, मांग को कीमत के साथ नहीं पढ़ना, इनकम के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो समग्र मांग क्या होती है, उसके घटक क्या होते हैं, वो तो मुझे समझ में आ गया। कभी कभार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भाई समग्र मांग अनुसूची क्या होती है, समग्र मांग अनुसूची ये क्या होती है, समग्र मांग अनुसूची। तो समग्र मांग अनुसूची कह सकते हो या तालिका भी कह सकते हो, एक ही चीज़ होती है। अब हमने वीएसटी में पढ़ा था बेटा मांग अनुसूची या मांग तालिका, अगर आपको याद हो कुछ, तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं कि भाई एक ऐसी तालिका है जो ये बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता इसकी कितनी मात्रा खरीदेगा, ये लिखते थे हम वहाँ पे। तो बस वही जुगाड़ यहाँ पे लिख दो, लेकिन कीमत नहीं लिखना है यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक ऐसी तालिका है, यह एक ऐसी तालिका है, यह एक ऐसी तालिका है जो यह बताती है कि आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, आय लिखनी है बेटा यहाँ पे आपको, आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप, आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप समग्र मांग का स्तर क्या होगा, समग्र मांग का स्तर क्या होगा।
ये आप लिख सकते हो अगर वो आपसे पूछता है कि समग्र मांग अनुसूची क्या होती है। मतलब क्या है इसका कहने का बेटा, मतलब ये है इसका कहने का कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितनी टोटल समग्र मांग होने वाली है, कितनी टोटल समग्र मांग होने वाली है, वो एक तालिका के रूप में अगर हम दर्शाना चाहें तो वो जो है क्या कहलाएगी, समग्र मांग अनुसूची। जैसे कि मान लीजिए लाइक यहाँ पे 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 50, 60, 70, 80 ये हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला भाई इनकम तो बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो भाई मांग भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक तालिका के फॉर्म में ये बता रही है कि इनकम बढ़ने पे समग्र मांग पे जो है, इनकम बढ़ने पे समग्र मांग पे जो है उसका क्या असर पड़ेगा, तालिका के रूप में आपको ये बता रही है। तो इसको कहेंगे समग्र मांग अनुसूची या समग्र मांग तालिका, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आपसे वो ये भी पूछ लेता है कि भाई समग्र मांग वक्र क्या होता है, समग्र मांग वक्र ये बता, समग्र मांग वक्र क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि जैसे हमने मांग वक्र पढ़ा था वीएसटी के अंदर, आप ये भी लिख सकते हो कि यह समग्र मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, जुगाड़ में बिल्कुल छोटी और सबसे सिंपल। क्या बोला है ये इसने बोला कि समग्र मांग, यह समग्र मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। समग्र मांग अनुसूची क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि एक टेबल की फॉर्म में जो आपको इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगी कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंज्यूमर डिमांड करने वाला है, वो समग्र मांग अनुसूची होती है, ठीक है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आप यहाँ, और समग्र मांग क्या है, जब मैं इसी टेबल को ग्राफ पे पुट कर दूंगा, ग्राफ बना दूंगा जब मैं इसका, तो जो है बेटा वो समग्र मांग वक्र बनेगा। तो इसका जो कर्व किसका मतलब, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंट करना। यहाँ पे आप चित्रीय प्रस्तुतिकरण या ग्राफीय प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हो, ग्राफीय निरूपण भी लिख सकते हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट करना, डेटा को प्रेजेंट करना, ग्राफ पे प्लॉट करना, वो होता है प्रस्तुतिकरण। तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी बेटा मैं यहाँ पे जो है एक चीज़ और लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे इनकम को 0 लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं 30 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे कि मेरी इनकम जो है 0 है और डिमांड जो है फिर भी 30 की हो रही है। तो इसका जो कर्व बनता है वो इस तरीके का बनता है, एग्रीगेट डिमांड का, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना है, ये मूल बिंदु होता है, ये यहाँ से जो है, ये मूल बिंदु से जो है ये नहीं बनता है बेटा, ठीक है। मूल बिंदु से ये नहीं बनता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये ऐसा ही क्यों बना, इसके रिगार्डिंग हम जो है बात करेंगे। बट अभी पहले फ़िलहाल मैंने भी आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है कि भाई चैप्टर का नाम था समग्र मांग व इसके घटक। समग्र मांग क्या होती है, एक साल के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो समग्र मांग है। और ये प्लान वाली है, एक्चुअल नहीं है, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये बोला कि जो समग्र मांग होती है और जो समग्र व्यय होता है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब तक मैं कुछ खर्च ही नहीं करूँगा तब तक मैं कुछ कैसे खरीद लूँगा। एडी और ए ही दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। समग्र मांग का अध्ययन हम 2 उसमें कर सकते हैं, या तो कीमत के उसमें या आय के उसमें। हमारे सिलेबस के अंदर आय है। तो कौन लोग हैं जो डिमांड करते हैं, समग्र मांग के घटक क्या हैं, हम लोग, निजी वाला, सरकारी वाला और ये। तो इसके घटक जो है वो ये होते हैं। लेकिन मुझे पढ़ने कौन से हैं, अगर क्वेश्चन में पूछता है समग्र मांग क्या है, इसके घटक बताइए, तब तो बेटा ये सारे के सारे लिख देंगे थ्योरी के क्वेश्चन में। लेकिन हमें डीप से जो पढ़ने हैं, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली। तो हमारे सिलेबस में बंद अर्थव्यवस्था का 2 सेक्टर का मॉडल है, जिसमें केवल 2 ही बंदे होंगे, परिवार क्षेत्र और निजी वाला। तो एडी जो है वैसे तो C+I+G इसका सम होता है, लेकिन अभी मेरे को ये नहीं पढ़ना, मुझे केवल ये पढ़ना है।
तो आपको बेटा ये बात घोल कर पी जानी है कि AD इज इक्वल टू C प्लस आई, AD इज इक्वल टू C प्लस आई और AD इज इक्वल टू C प्लस आई होता है। AD कह लीजिए या AE कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि मैंने बोला दोनों बराबर होते हैं ना। और C में क्या है बेटा, ये परिवार क्षेत्र का जो डिमांड कर रहे हैं, और I क्या है, ये निजी उत्पादक जो डिमांड कर रहे हैं। समग्र मांग अनुसूची क्या होती है और समग्र मांग वक्र क्या होता है? मांग अनुसूची एक टेबल है जो ये बताती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे टोटल कितनी डिमांड होने वाली है, और जब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं तो भाई वो जो है समग्र मांग वक्र कहलाता है। तो समग्र मांग क्या होती है, उसके घटक क्या होते हैं, समग्र मांग अनुसूची क्या होती है और समग्र मांग वक्र क्या होता है, ये बकवास हमने अभी इतनी पढ़ी है बेटा। अब बेटा अब आपको अपने आँख नाक कान सब कुछ खोल लेना है। अब हम जरा मुद्दे की बात करने वाले हैं। हमारा जो कंक्लूज़न निकला है वो निकला है कि AD जो है ना वो C प्लस आई इसका सम होता है। ये समग्र मांग एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जो दो लोग जो डिमांड करते हैं वो करते हैं परिवार क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो हमें अब ये C क्या होता है और ये I क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम बहुत ही ज़्यादा डीप से घुस के बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ये C की। ये C क्या होता है? तो ये जो C होता है ये होता है बेटा उपभोग फलन। क्या होता है ये होता है उपभोग फलन। इसको जो है C से इंडिकेट करते हैं। अब ये उपभोग फलन जो है ये क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस चैप्टर के अंदर हम कीमत की बात नहीं करेंगे, हम आय की बात करेंगे, ठीक है। और एक बात आपको घोल कर पी जानी है कि हमारी जो आय होती है ना, आय, आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर आय जो है ना वो Y से इंडिकेट करी जाती है बेटा। किससे की जाती है? Y अल्फ़ाबेट से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। I से क्यों नहीं कर सकते हम इसको? भाई इनकम तो I से होनी चाहिए ना, I से इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट को हमने पहले ही I दे दिया है, तो हम इसको दोबारा I नहीं दे सकते क्योंकि I वो ले गया, तो अब इसको कुछ और अल्फ़ाबेट देना पड़ेगा। तो देना Y ही है, हर Y ही देंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्ज़ी से S दे दिया कि मुझे तो S बहुत खूबसूरत लगता है या मेरे को तो वो अच्छी लगती है तो उसका नाम इससे शुरू है, ये दे देता हूँ इसको, ऐसा नहीं है, आपको Y ही देना है। तो हमारी जो इनकम होती है उसका क्या होता है, या तो वो उपभोग हो जाती है, ठीक है, या हम उसका बचत करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपभोग को कंजम्पशन कहते हैं और बचत को सेव कहते हैं। इट मीन्स Y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। उपभोग को कंजम्पशन कहते हैं और बचत को सेव कहते हैं, और Y को Y कहते हैं इस चैप्टर में, I को Y कहते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो उपभोग फलन क्या है, पहले जरा हम जो है उपभोग फलन क्या है, पहले हम जरा इसके अर्थ की बात करते हैं कि उपभोग फलन क्या है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि C तथा Y के बीच, C तथा Y के बीच फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है। आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक मिनट, फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, ये है फलनात्मक। ये क्या कह रहा है भाई, ये फलनात्मक का मतलब जो है क्या मतलब है इसका, देखिए ये कह रहा है कि C जो है ना वो फंक्शन है Y का, ये इसने यहाँ पे बात की। ये क्या है बेटा, ये आपका उपभोग फलन है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये फलनात्मक का मतलब क्या है, ये आपका उपभोग फलन है। जो इसने ऊपर थ्योरेटिकल बात करी है वो इसने मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब है कि आपका जो उपभोग है ना, आपका जो उपभोग है वो आपकी आय पर निर्भर करता है। और ये F का मतलब क्या है, F का मतलब होता है फलन, कि जैसे जैसे आपकी इनकम के अंदर चेंज आएगा तो आपका जो उपभोग है वो आपकी आय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम में चेंज आएगा तो उससे आपके उपभोग में भी चेंज आएगा। वो फलन है बेटा कि भैया इनकम में चेंज होने की वजह से उपभोग पे उसका क्या असर पड़ेगा, वो जो है फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है
तो आपको ये ध्यान रखना है, हम डिमांड ज़्यादा करते हैं भाई, औकात बढ़ गई ना हमारी। इनकम क्या होती है? इनकम औकात होती है हमारी। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो हम लोग उपभोग क्या करते हैं? हम लोग जो है उपभोग ज़्यादा करते हैं बेटा। और जब हमारी इनकम कम हो जाती है, औकात कम हो गई, तो फिर औकात पे आ जाते हैं, डिमांड कम करने लग जाते हैं। तो इनकम और उपभोग डायरेक्ट रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। जब इनकम ज़्यादा होती है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं, जब इनकम कम होती है तो डिमांड कम करते हैं, उपभोग कम करते हैं। मतलब कि आय के बीच में और उपभोग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है बेटा, प्रत्यक्ष संबंध। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और उपभोग फलन क्या है? वाई और सी के बीच में फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से उपभोग पे उसका क्या असर पड़ेगा, उपभोग बढ़ेगा या घटेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उपभोग फलन। इसको हम जो है एक तालिका से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर मैं उपभोग फलन को समझना चाहूँ एक तालिका से, उपभोग फलन को एक तालिका से अगर मैं समझना चाहूँ तो ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब ये जितनी भी बातें मैं जहाँ यहाँ लिखता जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी है, भूल मत जाना, ठीक है? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। देखो तो y जो है बहुत ही, y क्या है अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। y जो है इस चैप्टर के अंदर इनकम है, ठीक है? इनकम है तो हम I नहीं लिखेंगे, y ही लिखेंगे। तो इनकम है ये कंज्यूमर की। मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है 0 थी, फिर 100 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई और फिर 400 हो गई, ठीक है? और कंजम्पशन भी ले लेते हैं। कंजम्पशन जो है यहाँ पे आप मैंने ले ली, मान लो 20, 60, 100, 140, 160, ये ले ली मैंने कंजम्पशन। अब इस तालिका को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। क्या समझना है आपको इस तालिका के अंदर? आपको इस तालिका के अंदर ये समझना है कि बेटा जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रही है बेटा। देखो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 इनकम मेरी बढ़ रही है, तो उससे भाई कंजम्पशन भी बढ़ रही है। 20, 60, 100, 140, 160 ये भी बढ़ रही है। मतलब भाई प्रत्यक्ष संबंध है। सबसे पहली बात तो इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे गौर करने की है बेटा, वो है ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा नोट करने की है। क्या? मेरी इनकम 0 है और मैं उस 0 इनकम पे उपभोग कर रहा हूँ 20 रुपये का। मान लो मैं तो कमा ही नहीं रहा और 20 रुपये का उपभोग कर रहा हूँ। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है बेटा? और ये क्यों हो रहा है ये समझिए बेटा। इन मनुष्य को जिंदा रहने के लिए उपभोग करना पड़ता है, भले आय उसकी अनुमति दे या ना दे। जिंदा रहना पड़ेगा तो भाई खाना तो पड़ेगा। लोग खाने के लिए चोरी या जान लेने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा आ जाए बस कैसे भी करके। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि भाई जिंदा रहना है तो कंजम्पशन तो करनी पड़ती है, ठीक है? इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि जब इनकम 0 होती है उस स्तर पे भी सी कितना है? उस स्तर पे भी सी जो है वो 20 है बेटा, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इस उपभोग को क्या कहते हैं? इस उपभोग को कहते हैं स्वायत्त उपभोग। क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्वायत्त उपभोग। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं बेटा इसको, और इसको डिनोट करते हैं सी बार से। 1 नंबर में 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्वायत्त उपभोग क्या होता है। तो आपको लिखना है कि आय के 0 होने पर उपभोग का जो स्तर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आय के 0 होने पर
आय के शून्य होने पर उपभोग का जो स्तर होता है, उपभोग का जो स्तर होता है, उपभोग का जो स्तर होता है क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है सी बार, यानी कि स्वायत्त उपभोग। चलो जी ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ मनुष्य को उपभोग करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये, उपभोग किया कैसे इसने, ये पॉसिबल कैसे हुआ? जब मैं ये कमा ही नहीं रहा तो उपभोग कैसे कर लिया भाई? पहले हम बात करते हैं एक ऐसे बंदे की, पहले हम बात करते हैं कैसे। मान लो कोई पागल है, ठीक है, कोई पागल बंदा है। पागल होते हैं ना, आपके मोहल्ले में भी घूमते होंगे, मेरे मोहल्ले में भी घूमते हैं वो। और कुछ मान लो नशेड़ी है, चरसी लोग हैं जो सड़क पे पड़े रहते हैं, ठीक है, कुछ काम धंधा नहीं है उनको, बस ऐसे ही है, उन्हें ना अपना पता ना दुनिया का पता। तो क्या वो कंज्यूम नहीं करते? क्या वो रोज़ रोटी नहीं खाते? चाहे वो भीख मांग के खाएं या वो जैसे भी खाए, खाते हैं ना। तो इनकम तो उनकी जीरो है, लेकिन उपभोग कर रहे हैं बेटा वो तो भाई उपभोग कर रहे हैं। और चाहे वो कैसे भी खाएं, चाहे किसी से भीख मांगे या कुछ भी करें, लेकिन रोज़ उपभोग करते हैं वो रोज़, लेकिन इनकम जीरो है। चलो वो तो पागल की बात हो गई, नशेड़ी की बात हो गई। आप क्या हो गया, हम पागल नशेड़ी थोड़ी दिख रहे हैं, हम तो सही बंदे हैं। तो हमारी बात करो ना तुम। अच्छा हमारी बात कर लेते हैं। जब बेटा लॉकडाउन लगा, ठीक है, लोगों की जॉब चली गई, आपके भी फादर की और जो भी घर में वर्किंग थे सबकी जॉब चली गई, लोगों को जॉब से निकाल दिया, घरों में बैठे हुए हैं। किसी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो भैया बेरोज़गार हो गए, लोग अपने गाँव को पलायन करने लग गए। अब जिनकी जॉब छूट गई, तो जब अब जॉब छूट गई तो क्या बेटा आपने उस दिन खाना नहीं खाया था? उपभोग तो उस दिन भी किया, उसके अगले दिन भी किया, उससे अगले दिन भी किया। जितने दिन लॉकडाउन लगा, 1 महीना 2 महीना उपभोग किया। कैसे उपभोग हो पाया वो? क्योंकि बेटा जो हमने सेविंग कर रखी थी, जो हमने बचत कर रखी थी बैंकों के अंदर, उसका यूज़ किया हमने। जिसके पास अब कोई कहेगा भाई मेरे पास तो बचत ही नहीं थी, मेरे तो बैंक खाता जीरो पड़ा था, माइनस में। मेरा बैंक वाला रोज़ मुझे मैसेज करता है कि भैया पैसे डाल दे, मिनिमम बैलेंस तो कर ले भाई मेंटेन। अब आप कहोगे भाई हमारी तो बचत ही नहीं थी, तो बेटा उधार लेना पड़ेगा, घर का कुछ बेचना पड़ेगा। यही तो करा था लॉकडाउन में, और क्या करा? लॉकडाउन कैसे निकाला? जिसके पास बचत थी उनने बचत कर ली, जिसके पास घर में कुछ बेचने के लिए था वो बेच दिया, या जिससे उधार लेना था उससे उधार ले लिया। ऐसी ज़िंदगी चली है सबकी। क्योंकि भाई उपभोग तो करना है, उपभोग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उपभोग तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे उधार लेके करो या अपनी बचत का यूज़ करो। ये कैसे पॉसिबल है? स्वायत्त उपभोग पॉसिबल। स्वायत्त उपभोग मतलब होता है बेसिकली कंज्यूमर अपनी जो प्रीवियस सेविंग्स होती हैं, बचत का यूज़ करके ये चीज़ पॉसिबल है बेटा। जब उपभोक्ता अपनी बैंकों में जो पैसे जमा हैं, जब हम उसको यूज़ करके उसका उपभोग कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि हमने जो है अपनी बचत का यूज़ कर लिया है। ठीक है जी। तो स्वायत्त उपभोग कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो जाएगा कि 0 रुपये कमा रहा है, 0 रुपये कमा रहा है और 20 रुपये उड़ा रहा है? तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? बचत का यूज़ करके। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई बचत का यूज़ करके, बचत का यूज़ करके ये चीज़ जो है, बचत का यूज़ करके ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है। अच्छा जी ठीक है। तो भाई आय के शून्य होने पर उपभोग का जो स्तर होता है वो सी बार कहलाता है, यानी कि स्वायत्त उपभोग। अब एक और चीज़ यहाँ पे, एक और पॉइंट बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अभी वो पॉइंट नहीं आ रहा है, वो आगे आएगा पॉइंट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए, चलो इतना आपको समझना है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझिए ज़रा। तीसरा, आप यहाँ पे देखो y के अंदर जो चेंज हो रहा है बेटा, y के अंदर जो चेंज हो रहा है वो कितने से हो रहा है? वो हो रहा है 100 से। भाई पहले इनकम 0 थी, फिर 100 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई, फिर 400 हो गई। उसमें जो चेंज हो रहा है वो तो हो रहा है 100 से, ठीक है। और इसमें जो चेंज हो रहा है वो तो हो रहा है 100 से। लेकिन वहीं पे अगर आप उपभोग देखो, उपभोग में कितना चेंज हो रहा है? 20 से 60 हुआ, 60 से 100 हुआ, 100 से 140 हुआ और 140 से 160 हुआ। यहाँ पे अगर आप चेंज देखो तो केवल क्या कहते हैं, यहाँ पे चलो मैं 180 लिख देता हूँ यहाँ पे।
चलो कोई नहीं, यहाँ पे जो 180 आएगा, यहाँ पे 140 का मैंने गैप लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो जो है बेटा केवल 40 के उससे आ रहा है, वो जो है वो केवल 40 के उससे आ रहा है। तो आप यहाँ देखो इनकम तो बढ़ रही है 100 से और उपभोग जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है केवल 40 से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है मतलब कि इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है, और इनकम घटने से कंजम्पशन घटती है। अर्थात आय बढ़ने से उपभोग भी बढ़ता है, और आय घटने पर उपभोग भी घटता है। परंतु यह अपेक्षाकृत कम अनुपात में बढ़ता है। इसे ही किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान, इंग्लिश में बेटा इसको क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, हिंदी में ही चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसे ही किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। ये बात बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। क्या बोला इसने बोला कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, आय बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, बढ़ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई इनकम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी एज कंपैरिजन टू कंजम्पशन। इनकम बढ़ रही है 100 से, कंजम्पशन बढ़ रहा है 40 से। इनकम में बढ़ने की जो रफ्तार है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इनकम बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होगी एज कंपैरिजन टू कंजम्पशन। कंजम्पशन की बढ़ने की जो स्पीड है, जो गति है, वो कम होगी इनकम से। और किन्स ने इस चीज़ को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का नाम दिया है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकम बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, परंतु ये उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ती है। क्या ये बात ठीक है या नहीं है? टिप्पणी कीजिए, व्यस्त कीजिए या चर्चा कीजिए इस बात पे। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, इनकम में बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, कंजम्पशन की कम होती है, इसी को ही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। यहाँ पे बेटा आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, देखिए ये घोल कर पी जाइएगा कि जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। उपभोग कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मैंने ऊपर बताया कि भैया जिंदा रहने के लिए मानव को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ता है। इनफैक्ट जो कंजम्पशन है ना बेटा, कंजम्पशन वो आपकी बेटा इनकम से ज़्यादा हो सकती है। उपभोग आय से ज़्यादा हो सकता है, आय से ज़्यादा हो सकता है।
उपभोग जो है वो आय से ज़्यादा हो सकता है। आप कहोगे जी ऐसे कैसे हो सकता है, आय से ज़्यादा से हो सकता है? भाई आप अभी यहाँ पे तो आप नहीं मारे ना, और उपभोग कितने का कर रहे हो, 20 का कर रहे हो, तो कंजम्पशन कितनी है, कंजम्पशन है 20 और कंजम्पशन है 20 और इनकम कितनी है 0, तो इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो किसी बंदे की इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये वो कमाता है, तो बेटा वो उपभोग जो है 150 का भी कर सकता है। कैसे? अब आप कहोगे भाई 100 रुपये कमा रहा है, 150 का कैसे उपभोग कर लेगा भाई वो? तो बेटा 100 रुपये तो यही वाले और 50 रुपये जो उसने बचत कर रखी होगी उसका यूज़ कर लेगा। तो कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके वक्र की, इसका जो वक्र है वो किस तरीके से बनता है, इसका जो वक्र है ये बेटा कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये कभी जीरो नहीं होगा, है ना, तो ये क्योंकि कभी जीरो नहीं होगा, ये मूल बिंदु होता है, तो इसलिए ये जो कर्व है ये बेटा कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। अब आप बोलोगे जी ऐसे ही क्यों बना? सबसे पहली बात आप समझिए यहाँ से क्यों बना। ये यहाँ से इसलिए बना क्योंकि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये किसको शो कर रहा है, सी बार को, स्वायत्त उपभोग को ये शो कर रहा है कि भाई ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए बंदे को। चलो ये तो ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ये ऊपर की तरह ऐसे क्यों बन रहा है? क्योंकि बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आय की और उपभोग की, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, मान लो इस लेवल ऑफ इनकम पे इतनी कंजम्पशन हो रही थी, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो अब वो इतनी वो कर रहा है बेटा, मतलब इनकम बढ़ गई तो अब वो इतनी कंजम्पशन कर रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन क्या होती है, कंजम्पशन बढ़ती है, इसलिए इसका पॉजिटिवली स्लोप होता है। अच्छा, एक बात बस और समझ लीजिए, अगर हम इसके बीज गणितीय रूप की बात करें, किसकी बात करें, बीज गणितीय, हाँ जी, एक ऐसा भी तो हो सकता है जो जितना कमाए सारा खा जाए। हाँ ये भी हो सकता है, वो ऊपर तालिका में नहीं आया, वो आगे बात करेंगे। उसको बेटा ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मैं वही देख रहा था बट वो ऊपर रह गया पॉइंट, आया नहीं वो, उसके लिए मैं अभी दूसरी तालिका बनाऊंगा अगली क्लास में। इसका अगर हम बीज गणितीय रूप की बात करें एल्जेब्रिक की, तो इसको बेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे जी ये कौन सी बला आ गई, सी बार प्लस बी वाई, ये क्या है? इसका मतलब है उपभोग के, है ना, उपभोग के दो पार्ट होते हैं। पहला, ये तो बेटा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए ही चाहिए, स्वायत्त उपभोग है, ये तो क्या है, ये तो स्वायत्त उपभोग है, जो चाहिए ही चाहिए बंदे को जिंदा रहने के लिए। और ये वाई क्या है बेटा, वाई जो है ये है आय। तो आप बोलोगे जी अब ये बी क्या आ गया इसके अंदर, बी जो होता है बेटा यहाँ पे, इसको कहते हैं MPC, क्या कहते हैं इसको, MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, क्या कहते हैं इसको, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये कौन सी बला का नाम है, ये अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, बट आपको अभी क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो MPC जो होता है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, कि इनकम में चेंज होने की वजह से उपभोग में कितना चेंज आया। जैसे देखो, इनकम में चेंज होने की वजह से इतनी इनकम जो है चेंज हो रही है, तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया, ये इतनी कंजम्पशन आपकी चेंज हो रही है इतनी इनकम बढ़ने से। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो MPC होता है ना, ये उपभोग फलन का ढलान होता है। क्या होता है, उपभोग फलन का ढलान होता है, ढलान का मतलब होता है स्लोप। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होता है, किस बला का नाम है और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम जो है अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बट आप उपभोग फलन जो है पूरा का पूरा पढ़ चुके हो, इसके कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और ये MPC वगैरह क्या होता है, ये हम अगली क्लास में जो है